दोस्तों सोशल मीडिया पर E20 के बारे में आजकल बड़ी धूम मची हुई है और लोग अपने व्यू और काउंटर व्यूज दे रहे हैं। आप भी अगर गाड़ी अपने पास कार है या आपके पास बाइक है तो पेट्रोल पंप पर आप जाते होंगे तो आपको E20 पेट्रोल ही मिलता होगा जो कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है। अब गवर्नमेंट का एक तरफ कहना है कि ये फ्यूचर का फ्यूल है और ये रिन्यूएबल एनर्जी है, फैक्ट है, ऐसा है। और एनर्जी अब इन्हीं चीज़ों से आएगी ना कि ट्रेडिशनल एनर्जी जो कि हमें पेट्रोल से मिलती थी। फ्यूल के केस में गवर्नमेंट ये कन्वर्जन करना चाहती है कि वो क्रूड ऑयल से इथेनॉल की तरफ मूव करे। वहीं सोशल मीडिया पर अक्सर ये खबरें आ रही हैं और लोग बता रहे हैं कि उनकी गाड़ियों में डैमेज हो रहा है, उनके इंजन खराब हो रहे हैं। तो क्या है ये? क्या E20 ब्लेंडेड फ्यूल हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है? तो आइए इस पॉलिटिकल ब्रोहा से दूर इसको सही एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि E20 ब्लेंडेड पेट्रोल हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि E20 ब्लेंडेड पेट्रोल जो आज हमें मिल रहा है इंडिया में, ये कोई नया इनोवेशन नहीं है। इंडिया में खुद पेट्रोल के लिए इस ब्लेंडिंग के लिए 2001 से प्लान चल रहा है। इनिशियली 5% ब्लेंडिंग की बात हुई थी, मगर क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी इसलिए 1.5% इथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा है, जस्ट 1.5%। लेकिन पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने इस पर जोर दिया और कहा कि नहीं, E10 लेकर आए और अब E20 लेकर आ गए। E100 के लिए भी पॉलिसी आगे गवर्नमेंट ने बनाई है और उसका ये कहना है कि ये पेट्रोल एक अच्छा पेट्रोल है। तो E20 क्या होता है? E20 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। जैसे कि अगर आपने 5 लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में पड़वाया है तो उसमें से 4 लीटर तो असली पेट्रोल होगा और 1 लीटर उसमें इथेनॉल मिला हुआ होगा जो कि बनाया गया होगा। तो इसलिए इसको इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं। अब ये इथेनॉल बनता कैसे है? ये इथेनॉल एग्रीकल्चर जो कई चीज़ें हैं जैसे कि शुगर केन है, प्राइमरली राइस है, मेज़ है और दूसरी चीज़ों से बनाया जाता है। तो ये है ये E20। इसके बारे में फर्दर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख लें। उसमें आपको पता चलेगा कि ये E100, E20, 85 ये सब क्या होते हैं। तो अब जब ये ब्लेंडेड पेट्रोल हमारे पास आने लगा तो कोई नया इनोवेशन नहीं है। इससे पहले भी हम देखते हैं कि दूसरे कंट्रीज में, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में ये ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ब्राज़ील इसमें सबसे आगे है। ब्राज़ील E27 यूज़ करता है और उसकी गाड़ियाँ E100 तक के लिए भी कंपैटिबल हैं। मगर ब्राज़ील ने इसको एक लंबे अरसे में 40 से 50 साल के पीरियड में इसको उसने फुल्ली इम्प्लीमेंट किया है। उसने अपनी गाड़ियों को कंपैटिबल बनाया है। फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ी हैं उनकी कि किसी भी तरह के पेट्रोल को वो यूज़ कर सकती हैं। चाहे उसमें 27% ब्लेंड हो, चाहे 20 हो या 100 हो। वो गाड़ियाँ फ्लेक्सी फ्यूल्स हैं और इस तरह से ब्राज़ील इस फील्ड में आगे बढ़ा है। उसने पेट्रोल को काफ़ी हद तक रिप्लेस करने की कोशिश की है। यूएस में भी E10 से लेकर E85 तक यूज़ होता है, लेकिन वहाँ भी यही सिचुएशन है कि उन्होंने अपनी कंपैटिबिलिटी उसके लिए तैयार कर ली है। यूरोपियन यूनियन भी E5 से E10 तक इस्तेमाल करता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये चीज़ पहली बार हो रही है, ये कोई इनोवेशन कर दिया है, अब बड़ा नुकसान हो जाएगा या बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो अब हर कंट्री की स्टेटस, हर कंट्री की सिचुएशन एक अलग-अलग होती है। ब्राज़ील की सिचुएशन अलग थी, यूएस की अलग थी, यूनियन की अलग थी और हमारी सिचुएशन अलग है। इन कंट्रीज़ ने जब ब्लेंडिंग पेट्रोल इम्प्लीमेंट किया तो इन्होंने काफ़ी अरसे तक उसकी तैयारी की। हमने शायद वो तैयारी अभी नहीं की है और इसीलिए पब्लिक में कुछ तरह के रूमर्स भी फैलना शुरू हुई और लोगों ने कई बातें कहनी शुरू की। कोई सही भी कह रहे होंगे, कोई गलत भी कह रहे होंगे कि उनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आ रही है। खैर गवर्नमेंट ने इस पर अपने क्लैरिफिकेशन दिए हैं। तो गवर्नमेंट इस पर क्या कहती है कि अगर हम पेट्रोल की जगह पर इथेनॉल को इस्तेमाल करते हैं, मे बी अप टू 20%, तो हम टू दैट एक्सटेंट क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को अवॉइड कर सकते हैं और ये एक अच्छी बात है, ये सही है क्योंकि हमारा पूरी एनर्जी की डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर है। 80 से 90% का ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर उसकी डिपेंडेंसी में कुछ कमी आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ख़राब बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये ऑब्जेक्टिव है कि क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम करनी है, उसके लिए वो इथेनॉल लेकर आ रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि ईरान-यूएस वॉर में पेट्रोल की कितनी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि क्रूड ऑयल हमको नहीं मिल पा रहा था। दूसरा,
गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इससे बचेगा। जाहिर सी बात है, जब हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बच जाएगा, रुपए की वैल्यू भी इंप्रूव हो सकती है। तो ये चीज एडवांटेजेस भी हमें इससे हो सकते हैं। तीसरा एडवांटेज जो गवर्नमेंट ने दिया है वो उन्होंने कहा है, क्योंकि हम ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एथेनॉल बनाने के लिए खरीद लेती हैं सरकारी कंपनियां, तो उससे किसानों के लिए एक नई मार्केट पैदा हो गई और उससे किसानों की इनकम में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये भी एक अच्छी बात है। और फोर्थ चीज ये कहती है कि इससे पोल्यूशन में काफी कंट्रोल होता है, क्योंकि पेट्रोल जाहिर सी बात है काफी कार्बन एमिट करता है, कंपेयर टू दैट एथेनॉल कम कार्बन एमिट करता है। तो हमारा एयर पोल्यूशन को भी ये सॉल्व करता है। ये चीजें तो बताई गई हैं सरकार की तरफ से इसके फेवर में, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो चीजें आ रही हैं वो आप सब जानते होंगे, उसको वन बाय वन देखते हैं। एक तो ये कि व्हीकल्स हमारे कंपैटिबल नहीं। अब व्हीकल्स कंपैटिबल नहीं होने की वजह से लोगों को ये डाउट होता है कि कहीं उनका गाड़ी खराब ना हो जाए, उनके गाड़ी के पार्ट्स पर इफेक्ट ना पड़ने लगे, इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारे कंफ्यूजन्स पब्लिक में आते हैं, और जो मैंने बताया था कि ये प्रिपरेशन ठीक से ना करने की वजह से आते हैं, वही रीज़न है। अगर ठीक से प्रिपेयर किया होता और पब्लिक को अवेयर किया होता तो शायद ये चीज़ें नहीं आ रही होती। दूसरी प्रॉब्लम माइलेज की है। माइलेज कम है, ये तो गवर्नमेंट ने खुद भी एक्सेप्ट किया है। अगर पूरा आप रिप्लेस करेंगे, 100% इथेनॉल कर देंगे, तो अराउंड 30% माइलेज कम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने 20% ही रिप्लेस किया है, तो 20% इंटू 30%, अराउंड 6% का 6% का माइलेज में नुकसान आपका हो सकता है। तीसरा जो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा ज़रूरी है और जो चीज़ डिस्कस होनी चाहिए पॉलिसी लेवल पर, वो है फूड वर्सेस फ्यूल। अब खाने की चीज़ों से अगर हम पेट्रोल बनाना शुरू करेंगे तो खाएंगे क्या? क्या हम एडिशनल प्रोडक्शन करेंगे या उसी प्रोडक्शन से हम उसको पेट्रोल के लिए ले लेंगे? ये फैसला गवर्नमेंट को करना है कि वो फूड की सिक्योरिटी को इंश्योर करे। ऐसा ना हो कि पेट्रोल लाते लाते फूड में हमारी जो सिक्योरिटी है वो ख़त्म हो जाए। और चौथा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जो मैं समझता हूँ, वो है वाटर कंजम्पशन। एथेनॉल हेवीली वाटर को कंज्यूम करता है, इतना कि जितना हम शायद 1 महीने में पी नहीं पाते हैं, उतना 1 लीटर 1 लीटर एथेनॉल को इस्तेमाल करने में हम कर देते हैं। वाटर टुडे एक मैगज़ीन है, वो कहती है कि अगर एथेनॉल को राइस से बनाया जाएगा, तो 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। 1 लीटर के लिए 10,000 लीटर। और अगर मेज़ से बनाया जाएगा, तो 4,670 लीटर्स। 1 लीटर बनाने में 4,500 से ज़्यादा लीटर्स। और अगर शुगर केन से बनाया जाता है तो सबसे कम पानी का इस्तेमाल होगा 3,630। वो भी 3,630 लीटर पानी 1 लीटर पे एथेनॉल को बनाने के लिए। तो जो 5 लीटर वाला मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपने गाड़ी में 5 लीटर का पेट्रोल डलवा लिया, तो उसमें 4 तो ओरिजिनल पेट्रोल है, 1 लीटर का एथेनॉल है। वो 1 लीटर का एथेनॉल का मतलब ये हुआ कि आपने ये 4, 5, 6 या 10,000 लीटर का आपने पानी पी लिया, जो कि शायद आप 1 महीने में भी इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे। तो ये एक इसका बड़ा इम्पैक्ट है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी जिसको कहते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, CWMI, और उसमें उन्होंने ये बताया था कि 2030 तक हमारे 21 बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर लेवल 0 हो जाएगा। अब अगर 21 बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर लेवल 0 हो जाएगा 2030 तक, तो हम ये एथेनॉल बनाने के लिए पानी क्यों खींच रहे हैं? ये बिल्कुल एक अलग-अलग बात है कि नीति आयोग कुछ और कह रहा है और हम पॉलिसी कुछ और बना रहे हैं। शायद ये इसका सबसे खराब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम अपना एयर पॉल्यूशन, अपना फॉरेन एक्सचेंज, अपना इंपोर्ट तो शायद कुछ बचा लेंगे, लेकिन हम अपने वाटर की, पानी की कंजर्वेशन की पोजीशन को ऐसी जगह ला देंगे जहाँ से शायद निकल पाना भी मुश्किल हो जाए। तो ये इसके दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। एक तरफ हमारा क्रूड ऑयल पर इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी, और दूसरी तरफ हमारी दूसरे इश्यूज जो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसको हम कंक्लूड कैसे करें? क्या E20 हमें यूज़ करना चाहिए? क्या E20 की पॉलिसी ठीक है? तो अगर हम ये देखें जो दूसरे कंट्रीज़ में ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि उन्होंने इसके लिए पहले एक लंबे पीरियड तक प्रिपरेशन की। उस प्रिपरेशन की अभी शायद हमारे कंट्री में कमी है, और मेरे हिसाब से उसका प्रिपरेशन अभी कर लेना चाहिए। कारों के मॉडल्स चेंज करने चाहिए। अभी सिर्फ 2 साल पहले ही E20 कंपैटिबल कार्स आना शुरू हुई हैं।
पुरानी कारें E20 कंपैटिबल नहीं हैं, तो या तो उनमें उनको अल्टरेशन किया जाए, उसको कुछ बदला जाए और नई कारें एथनॉल कंपैटिबल बनाई जाएँ या फ्लेक्सी फ्यूल बनाई जाएँ, जिससे कि कारों में वियर एंड टियर ना हो। जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है, माइलेज का सवाल है, तो ठीक है माइलेज थोड़ा कम हो जाता है। E20 तक तो 6% का ही फ़र्क पड़ता है, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट E20 को क्रॉस करना चाहती है, 30, 85, ये 100 जाती है, इन दैट केस गवर्नमेंट को पेट्रोल के प्राइसेस में कमी करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये पब्लिक के पॉकेट पर एक बोझ बन जाएगा। E20 तक 6% है मेरे ख्याल से, अगर गवर्नमेंट की फॉरेन एक्सचेंज बंद बच रही है और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो रही है, तो एज अ सिटीजन इतना बोझ हम उठा सकते हैं। अब फूड सिक्योरिटी की जो बात आती है, जो थर्ड प्रॉब्लम थी, फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट को इसमें इंश्योर करना चाहिए कि हम जो भी बनाएं उससे जो फूड की हमारी इंडिपेंडेंस है कहीं वो ना कम हो जाए, क्योंकि खाना ज़्यादा ज़रूरी है, पेट्रोल कम। और यही सिचुएशन वाटर कंजम्पशन के साथ भी है। वाटर कंजम्पशन के गवर्नमेंट को पहले डिटेल्ड प्लान बनाने चाहिए। एक्सिस्टिंग सिचुएशन में ही अगर ग्राउंड वाटर ज़ीरो होने की बात है, तो उसको कैसे बचाया जाए, इसकी प्लानिंग गवर्नमेंट को कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिन कंट्रीज़ ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, यूरोप वगैरह, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है कि वहाँ पानी खत्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसको कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ पर पानी खत्म हो रहा है, और अगर हम ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, तो हम एक बड़े जाल में फँस सकते हैं कि पेट्रोल से तो बच गए, लेकिन पानी में जाके फँस गए, जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमको, अगर हम वाटर कंजर्वेशन का एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करते हैं, जैसा कि नीति आयोग ने जो ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट में दिया हुआ है, तो अगर हम एक प्रॉपर रोड मैप उसके लिए तैयार करते हैं और ये बताते हैं कि हमारा वाटर का डिप्लेशन नहीं बल्कि वाटर लेवल हम इम्प्रूव करेंगे, इन दैट केस आप एथनॉल को हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, तो एथनॉल का ब्लेंडेड पेट्रोल ऑलरेडी आ चुका है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इंश्योरेंस वगैरह का जो कन्फ्यूजन है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आपके जो इंश्योरेंसेस गाड़ियों के हुए हैं, वो ऑलरेडी ऑनर किए जाएँगे, क्योंकि ये जो स्लो डिके होता है, धीरे-धीरे करके कोई चीज़ खराब होती है, ये तो इंश्योरेंस में वैसे भी कवर नहीं होती। तो आपके जो इंजन वगैरह अगर इससे कुछ खराब होते हैं, तो वो तो कवर नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने भी कोई इंस्ट्रक्शन दिया है शायद कंपनीज को कुछ ऐसा कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करें, अगर इस वजह से होता है तो वो चीज़ें हो जाएंगी। 2, 4, 5% अगर प्राइसिंग माइलेज में कमी आ भी रही है, तो क्रूड ऑयल के लिए हमें इतना सेक्रीफाइस तो करना ही चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को ये इम्प्लीमेंट करने से पहले मुझे लगता है वाटर कंजर्वेशन, फूड सिक्योरिटी की प्लानिंग करनी पड़ेगी बिफोर गोइंग इट फुल फ्लेजेड। ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लगा हो तो इस पर कमेंट करिए, आप अपनी राय दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। बॉटम में मैंने, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक E100 पर एक बनाया था, उसको आप देख लीजिए वीडियो, और क्रूड ऑयल और पेट्रोल के प्राइसेस में कंपैरिजन पर भी बनाया था। तो वो रिलेटेड वीडियोज़ हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, और मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो के साथ।